Study Plexity JPSC and BPSC. हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन झारखंड। आपको ऑलरेडी बताया, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, आपको ऑलरेडी बता दिया है अभी गांधी जी का विजिट, कि गांधी जी झारखंड में कब आए, कैसे आए और उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया यहाँ पे झारखंड की धरती पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। और भी जो एडिशनल पॉइंट्स है उसको भी हम आगे कवर करेंगे। असहयोग आंदोलन, आपको पता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब? जब रॉलेट एक्ट यहाँ पे लागू कर दिया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म इंप्लीमेंट किया गया और इन सब चीज़ों के रिस्पॉन्स में गांधी जी ने पूरे भारत देश में असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। क्लियर है? और जब इन्होंने घोषणा की तो उसी के बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया, यानी प्रस्तावना पारित करी गई। और प्रस्तावना कहां पारित करी गई? कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन। ठीक है, लागू इस स्पेशल सेशन आयोजित किया गया और उसके बाद इसको पास किया गया। क्लियर है? जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 1920 में प्रस्तावना के पारित होते ही पूरे भारत देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है? और इसी समय बहुत सारी डेवलपमेंट होती है झारखंड में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। कुछ बातें हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एसोसिएशन थी, आप कह सकते हैं, जो युवा वर्ग के लोग थे, वो इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और जो युवा वर्ग थे वो मेनली, आपको पता है कि उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था और बिहार में एक कॉलेज है जिसका नाम है पटना कॉलेज। पटना कॉलेज में, और आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज में युवा लोग होते हैं, राजनीति में सक्रिय होते हैं। और इसी कॉलेज में 1906 में, ऑलरेडी 1906 में एक सम्मेलन की शुरुआत की जाती है। सम्मेलन का क्या नाम था? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। बिहार छात्र सम्मेलन, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1906 में। किसके द्वारा हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये सब नाम फेमस है। एएन सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। एएन कॉलेज बोरिंग रोड में, पटना के बोरिंग रोड में इन्हीं के नाम पे एएन कॉलेज है। अनुग्रह नारायण सिन्हा इनका पूरा नाम। और इसके अलावा जो इनके साथी थे वो है श्री कृष्ण सिंह, जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। इन तीनों के द्वारा 1906 में एक सम्मेलन की शुरुआत करी गई जिसका नाम रखा गया बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार छात्र सम्मेलन। और इन्होंने आजादी तक, इस पर्टिकुलर सम्मेलन ने बढ़ चढ़ करके आजादी के नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। हर साल जिस प्रकार से कांग्रेस की अधिवेशन होती है, हर साल अक्टूबर के महीने में इस जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है, बिहार स्टूडेंट का जो सम्मेलन है, उसको आयोजित किया जाता है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। और इसी से रिलेटेड जो झारखंड में जो सम्मेलन की जाती है वो है 10 अक्टूबर 1920 में। 10 अक्टूबर 1920 में 15th सेशन होता है इसका। 15th सेशन, 15वां सेशन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 15वां सेशन होता है। और यह सेशन कहां आयोजित करी जाती है? डाल्टनगंज, जो आज मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। डाल्टनगंज, डाल्टनगंज कहां है? पलामू में। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजन बिहार है तो बिहार का ही पार्ट था उस समय ये झारखंड, और झारखंड के डाल्टनगंज में इसकी आयोजना करी जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सेशन कहां आयोजित किया गया और कब आयोजित किया गया। क्लियर है जी? डाल्टनगंज। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दीनबंधु। दीनबंधु में जैसे लिख दूं आपको समझ में आ जाना चाहिए, सीएफ एंड्रयूस, सीएफ एंड्रयूस के द्वारा। और ये समय था जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जस्ट एक महीने पहले पारित हुआ था और
बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ने भी असहयोग आंदोलन के प्रस्तावना को पारित किया और इसको बिहार में व्यापक रूप से छात्रों के बीच में इसको पॉपुलराइज कराने का काम किया गया। क्लियर है? इसके बाद जो 16वां सेशन होता है, 16th सेशन, इसी कॉन्फ्रेंस का 16th सेशन वो कंडक्ट कराया जाता है हजारीबाग में। ठीक है, 16वां सेशन अगेन अक्टूबर कब? 1921 में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही थी कौन? सरला देवी। याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सरला देवी। कौन है सरला देवी? मे भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो नेशनल हिस्ट्री को पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है सरला देवी कौन है। सरला देवी रविंद्रनाथ टैगोर की निश है, यानी उनकी भगनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी बहन रविंद्रनाथ टैगोर की बहन की बेटी है सरला देवी। इनका पूरा नाम है सरला देवी चौधरानी। ठीक है, और जब शादी हो जाती है इनकी तो इनका नाम रखा जाता है सरला घोषाल। ठीक है, तो ये तीनों नाम सेम है, सरला देवी चौधरानी, सरला घोषाल और सरला देवी। सिंपल, रविंद्रनाथ। ठीक है, और एग्जाम में आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर 1 में भी, गांधी जी सरला देवी को अपनी स्पिरिचुअल वाइफ कहा करते थे, आध्यात्मिक पत्नी। इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी इनकी विचारों का, इसलिए कहते हैं कि विचारधारा के रूप में हमारी सरला देवी जो है वो स्पिरिचुअल वाइफ की तरह एक्ट करती है। सो दैट्स वाई ये जो एक ऑनर है आप कह सकते हैं कि गांधी जी ने सरला देवी को दिया है। और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस यानी छात्र सम्मेलन जो 16वां हुआ था हजारीबाग में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? सरला देवी। तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है जी? ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब पारित हुआ तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के सेशन में उस रेजोल्यूशन को पारित किया गया, और ये वो समय था 1920 का समय। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़े हैं तो 1920 वो समय था जिस समय कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा था। रिवाइवल, आज के डेट में कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा ये तो भैया कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जब 1885 में गठित हुई, उसके बाद 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ, फिर उसके बाद 1916 के लखनऊ पैक्ट साथ करके वापस एकजुट आए नरम दल और गरम दल, और उसके बाद जो कांग्रेस की गतिविधि थी उसका इंपैक्ट पूरे देश दुनिया में देखने, पूरे भारत देश में देखने को ज्यादा नहीं मिल रहा था। तो जरूरी था कि कांग्रेस रिवाइव करे, और रिवाइवल के लिए कांग्रेस का और जो संविधान है, संविधान आपको भी पता है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक संविधान होता है, उस संविधान को बदला गया और एक नया संविधान अडॉप्ट किया गया। क्यों बता रहा हूं? फालतू में नहीं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको 2 मिनट में कुछ मिथ्या बस्ट होगी, और आप जब पढ़ रहे हैं इतने कम समय में जेपीएससी पीटी के लिए, तो आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नया संविधान बना। नया संविधान के तहत एक चीज मेंशन करी गई थी कि पूरे भारत देश में अगर कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करना है तो कांग्रेस को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको प्रांतों में, जिलों में और जिले के अलावा तालुकों में, ठीक है, ब्लॉक्स लेवल पे उनकी एक ब्रांचेस ओपन करनी होगी। यह डिसाइड हुआ था 1920 में, और 1920 में जो वार्षिक अधिवेशन होता है उस अधिवेशन में संविधान को, नए संविधान को मंजूरी मिलती है, और उसी के बाद से पूरे भारत देश के अंदर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। क्लियर है? तो यानी प्रोविंशियल कांग्रेस, ध्यान दीजिएगा, प्रोविंशियल कांग्रेस, प्रोविंशियल कांग्रेस स्टैब्लिश करी जाएगी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार की बात करें, क्योंकि उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो उस समय बिहार उड़ीसा प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। कब? ठीक है, इसके बाद, लेकिन यहां पे कैच है, मैं कैच क्या है मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर है? कुल मिलाकर के 1920 के बाद भारत देश में 21 राज्यों में, प्रांतों में प्रोविंशियल यानी प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। 21, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पाए तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यह भाषा के आधार पे किया गया था। ठीक है, अलग अलग भाषा के आधार पे अलग अलग प्रोविंसेस यानी प्रांतों पे भी कांग्रेस की ब्रांचेस ओपन करी गई। क्लियर है? इसके साथ साथ यह भी था कि हर एक प्रांतों के अंदर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी कमेटी होगी, और इसके अलावा तालुक्स की भी कमेटी होगी तालुक स्तर पर, और जहां जरूरत होगी गांव पे भी एक छोटी ब्रांचेस बनाई जाएगी, जिससे कांग्रेस को
और देश की नेशनल मूवमेंट को गांव के तक पहुंचाया जा सके और लोगों को इस पूरे नेशनल मूवमेंट में शामिल किया जा सके। यह था कोर आइडिया, और कांग्रेस को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मिले जिससे कांग्रेस की आवाज लोगों तक पहुंचे। यह था पूरा स्ट्रक्चर। क्लियर है जी यहां तक? अब आता है बात कि यह आइडिया कि प्रांतों में भी सब जगह होना चाहिए कांग्रेस की ब्रांचेस, यह आइडिया कहां से आया? यह आइडिया इसी जगह से आया, बिहार उड़ीसा प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी से। क्यों? क्योंकि इसका गठन 1920 से पहले ही हो गया था, 1912-13 में। क्लियर है? इनफॉर्मल वे से आप कह सकते हैं गठित करी गई थी, जो एक विंग के रूप से काम कर रही थी। और जब संविधान बना तो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, कांग्रेस एज अ पार्टी का एक संवैधानिक दर्जा दिया गया कि बिहार उड़ीसा प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है इसको एक मान्यता मिली। तो जिस प्रकार से 21 था तो 21 में यह शामिल हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लियर है? ठीक है। और जब 1936 में अलग हो जाता है तो फिर बिहार का अलग और उड़ीसा का अलग प्रोविंशियल बन जाता है, और इसी तरीके से आज भी काम हो रहा है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने जो बिहार, अब है बात है बिहार उड़ीसा प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, इसका गठन 1912-13 के दौरान किसने किया था? तो नाम लिख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, एएन सिन्हा, मजरूल हक, ठीक है। आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी भी है मजरूल हक यूनिवर्सिटी, तो आप ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो इन लोगों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1912-13 में। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? लिख लीजिएगा ये। ठीक है। अब आता है बात कि क्या डिस्ट्रिक्ट कमेटी 1920 से पहले थी? तो आंसर इज नो। धरती पे अभी तक, भारत की धरती पे कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है जहां पे यह है कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कांग्रेस की कोई कमेटी थी। ऐसा नहीं है। और अगर यह बात है तो सवाल आता है कि क्यों किताबों में लिखा हुआ है कि पलामू डिस्ट्रिक्ट कमेटी, कांग्रेस की एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी, पलामू डिस्ट्रिक्ट कमेटी 1919 में झारखंड में बिंदेश्वरी पाठक के नेतृत्व में इसको एस्टैब्लिश किया गया। मैं बताता हूं क्यों लिखा हुआ है। किसी ने लिख दिया एक किताब में, दूसरे भाई लोगों ने उस किताब को कॉपी कर लिया, तो उसको पेस्ट कर दिया, बड़े बड़े हाइलाइटर्स में, ब्लू लेटर्स में अच्छे से लिख करके आपको परोस दिया गया। आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जेपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रहा सवाल, बहुत सारे किताबों में स्टार मार के तारांकित लिख दिया जाता है, आस्क्ड इन द प्रीवियस, झारखंड में हुए एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा कॉशियसली चलना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो किताबों में है वो झारखंड के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, जैसे जेएसएससी हो गया इसमें। और खुद अभी जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, इतना ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इतना अभी क्रेडिबल संस्था नहीं बनी है कि वो बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछ सके। ठीक है, जैसे मैंने आपको जहांगीर का क्वेश्चन जेपीएससी को लेकर के पूछा, जेपीएससी ने भी बहुत बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? मैं अभी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। और जेएसएससी ने तो इतने सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछ रखे हैं, और यही कारण है कि हाईकोर्ट में चैलेंजेस किए जाते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते कि किन क्वेश्चन को चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट में क्यों पहुंचा। अच्छा भाई, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, चलो भैया उसका आंसर कि जेएसएससी ने और बाकी एग्जामिनेशन ने ये दे दिया है, उसको हमें उठाना है, किताबों में लिख देना है, बच्चे किताबें मोटी कर देनी है, उसको अच्छे प्राइस पे बेच देना है, और बच्चे उसको पढ़ करके याद कर करके अपना दिमाग खराब कर रहे हैं और गलत इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। तो बचिए। 1919 में कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं थी यहां पे, पहले बात आप समझिए। ठीक है, आ रही है बात समझ? और लॉजिक लगाइए भाई, पलामू में क्यों होगा? पलामू इतना पॉलिटिकली एक्टिव, होना भी होता तो रांची में होता। ठीक है, खैर जो भी है, 1920 के बाद जो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, जो कांग्रेस की खुद की डॉक्यूमेंटेड है, वहां पे रांची, पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम, इन क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था, वो भी 1921 के बाद। आई बात समझ? क्लियर है? तो फैक्ट्स को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि असहयोग आंदोलन को ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाने का काम कौन कर रही थी? प्रांतीय समिति। और प्रांतीय समितियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाने का काम कौन कर रही थी? डिस्ट्रिक्ट कमेटी। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो एक चीज मैं और बताता हूं आपको। असहयोग आंदोलन के दौरान
एक क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड के किसी एग्जाम में कि सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया कौन था, और आंसर दिया गया है कि साहेबगंज। अगेन ये गलत है, ठीक है। साहेबगंज, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया, बस लिख देना है, दिखा दो भाई कहां है, किस किताब में है, किस डॉक्यूमेंट पे है, कहां से पूछा गया है, ठीक है। तो साहेबगंज सबसे प्रभावित नहीं था, इससे ज्यादा प्रभावित जो एरिया थे वो थे हजारीबाग, क्योंकि असहयोग आंदोलन का केंद्र जो था वो क्या था, जमशेदपुर, रांची। मेन जो केंद्र था वो था रांची, और बाकी का जो केंद्र था वो आपको पता है कि जमशेदपुर, हजारीबाग, ये सब एरियाज थे जो काफी ज्यादा इफेक्टेड थे, ठीक है। अलग अलग तरीकों से असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट जब लोग कर रहे थे, शांति से पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहां पे, और इसमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि ये असहयोग आंदोलन इतना, इवन आप नेशनल, जब भारत की भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो असहयोग आंदोलन पे आपको उतना ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि एक शांतिपूर्वक आंदोलन था, उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब तिवारी, राम नारायण सिंह, ठीक है, बजरंग सहाय, बाबू बजरंग सहाय, ये भी नाम लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, बाबू बजरंग सहाय, ये गिरिडीह से लीड कर रहे थे। और इनसे इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट है। ये जब असहयोग आंदोलन कर रहे थे उस समय इनके साथ बहुत सारे लोग थे, और अंग्रेजों ने इस पूरी टोली में, जिस टोली में बाबू बजरंग सहाय थे, उन पे फायरिंग कर दी थी। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों पे अंग्रेजों ने कब फायरिंग की थी झारखंड के मैदान पे, तो वो है बाबू बजरंग सहाय। गिरिडीह में जब आंदोलन कर रहे थे तो इन पे ओपन फायर किया गया, खैर उनकी जान बच गई और बहुत सारे, कोई भी इसमें आहत नहीं हुआ, लेकिन ओपन फायरिंग करी गई थी, ठीक है। वो भी एक ऐसे आंदोलन में जहां पे फुल्ली नॉन वायलेंस था, और उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। तो ये नाम याद रखिएगा, राम नारायण सिंह, ये सब लीडर्स थे जो इस पर्टिकुलर असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आप यही सारे पॉइंट्स लिख लीजिए असहयोग आंदोलन से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, और ज्यादा चांसेस नहीं है, जो भी चांसेस है पूछने का तो वो इतने ही डेटा में पूछने की कोशिश होगी और पूछा जाएगा। तो इसको आप पूरा लिख लीजिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। कुछ एड ऑन पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं जो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चांसेस बहुत कम है, फिर भी स्टिल गांधी जी से रिलेटेड है, क्योंकि गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जब यहाँ पे आए थे, ताना भगत से यहाँ पे मिले, रांची में जब उनका विजिट हुआ है, तो उस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, तो वो आप लिख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्कूल ओपन किया गया, ठीक है, नेशनल स्कूल ओपन किया गया कहां, रांची में। दूसरा है नेशनल यानी राष्ट्रीय, ठीक है, मिडिल स्कूल खोला गया कहां, डाल्टनगंज में, ठीक है, नेशनल मिडिल स्कूल डाल्टनगंज में खोला गया, ठीक है। इसके अलावा नेशनल पंचायत का गठन किया गया। वैसे ऐसे लिखवा दे रहा हूं, चांसेस बहुत कम है इसके पूछने के, फिर भी आप लिख लीजिए नेशनल पंचायत ओपन किया गया, ठीक है। और ये वही समय था जब गांधी जी ने क्या कहा था झारखंड के लोगों से संबोधन में, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, कपास उगाओ, सो कॉटन, ठीक है, चरखा चलाओ, स्पिन द व्हील, क्लियर, एंड छोटा नागपुर विल बी लिबरेटेड, छोटा नागपुर आजाद हो जाएगा, ठीक है। ये बात कही गई, तो ये बात आप याद रखिएगा। और ये सब जो हो रहा था, तो ये सब में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा कौन ले रहे थे, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के लोग, यानी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये लोग इस पे पार्टिसिपेट कर रहे थे जब भी ये हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा 1925 में, इसी दौरान, ये तो खैर मैं 1920 की बात कर रहा हूं, 1925 में ऑल इंडिया, झारखंड में ऑल इंडिया स्पिनिंग एसोसिएशन भी स्टैब्लिश किया गया, ऑल इंडिया स्पिनिंग एसोसिएशन, जिसमें झारखंड के अलग अलग लोगों तक, अलग अलग जो भी गांधीयन फिलॉसफी पे बिलोंग करते हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क में, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको चरखा, सूत, कपास, इन सब चीजों को प्रोवाइड करने का काम ये एसोसिएशन करती थी। तो आप लिख लीजिएगा ऑल इंडिया स्पिनिंग एसोसिएशन कब, 1925 में ओपन किया गया था झारखंड में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है।